नमस्कार, मैं हूं विक्रम मिश्रा। सीधे तौर पर मैं इस बात को इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले बिजली का तगड़ा झटका लोगों को मिला, क्योंकि निजीकरण के विरोध में तमाम बिजली कर्मचारी जो थे वो हड़ताल पर चले गए और तकरीबन 72 घंटों तक उत्तर प्रदेश में विद्युत बदहाल स्थिति में रही, या यूं कहें कि पूरा पूर्वांचल अंधेरे में सराबोर हो गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि विद्युत निजीकरण का मामला, इसका मसौदा पूरे तरीके से केंद्र सरकार ने तैयार कर लिया है। हालांकि मसला इस बात पे है कि तमाम मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई गई थी और उस बैठक में सीधे तौर पर इस बात को रखा गया था कि विद्युत के निजीकरण, क्योंकि घाटे में विद्युत चल रही है, बिजली विभाग लगातार घाटे में चल रहा है, महकमे में सैलरी और इसके अलावा अन्य तरीके की सुविधाएं देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है, ये दलील सरकार दे रही है। सरकार ने इसके निजीकरण का फैसला लिया था और उसमें पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम को निजीकरण के लिए सबसे पहले चुना गया था, क्योंकि उसके ऊपर कई 100 करोड़ के घाटे की बात कही जा रही है। अब ऐसे में अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्रियों के राजी न होने के कारण इस मसौदे पर अभी विराम लगा दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद निजीकरण का ये मसौदा केंद्र सरकार की ओर से पूरे तरीके से तैयार है। अगर देखा जाए तो जिस तरीके से विद्युत के निजीकरण को लेकर के सरकार ने मसौदा तैयार किया है और उस मसौदे को, उस बिल को संसद में रखना भी था, लेकिन किसान बिल पर जो रार छिड़ा हुआ है और उसमें जिस तरीके की दिक्कतों का सामना सरकार को करना पड़ रहा है, उसको देखते हुए इस बिल को फिलहाल टाल दिया गया है। लेकिन ये बहुत राहत भरी खबर नहीं है, क्योंकि ये बिल देर सवेर आना ही आना है। इसमें कई दिलचस्प बातें हैं। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है विद्युत सुधार अधिनियम 1948। आपको जान करके इस बात की हैरानी होगी कि जिस बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को आज तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ संविधान का प्रणेता या निर्माता के तौर पे जानते हैं, लेकिन वो आजाद हिंदुस्तान में सबसे पहले विद्युत बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे थे और उन्होंने ही 1948 विद्युत सुधार अधिनियम का निर्माण किया था। उस निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण बातें थीं। महत्वपूर्ण बात ये थी कि उसमें 3 बिंदुओं पर एक चर्चा और एक गाइडलाइन दी गई थी। उस गाइडलाइन का आशय भी यही था कि जितनी भी विद्युत की व्यवस्था की जाएगी वो केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर करेंगी। केंद्र और राज्य सरकार मिलने के साथ साथ उनका जो डिस्कॉम्स होगा, यानी जो वितरण होंगे, वो राज्य सरकारों के ऊपर निर्भर करेगा कि वो किन किन क्षेत्रों में देना चाहते हैं। महत्वपूर्ण मसौदा ये भी था कि जो 3% का रिटर्न था, यानी कि जो विद्युत है उसको बेचने के बाद से उसका जो फायदा, उसका जो नफा है, उसको सरकार कैसे लेगी, तो उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं एक रणनीति तैयार की गई थी। उसमें सीधे तौर पर यह था कि राज्य और केंद्र सरकार अपने हिसाब से, यानी केंद्र राज्य सरकार को पूरी छूट देगी कि वो अपने हिसाब से विद्युत वितरण करे। आपको ये भी जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई ऐसे धार्मिक स्थल, कई ऐसी जगह हैं, जैसे खेल का मैदान हुआ या फिर स्कूल्स हुए, उनमें तमाम ऐसी चीजें हैं जहां पर विद्युत की सप्लाई दी जाती है, जो कि कई बार निःशुल्क होती है। अब अगर ये विद्युत निःशुल्क जाती है तो इस विद्युत का जो बिल आएगा, या जो बिजली की सप्लाई का जो बिल आएगा, वो बिल वसूला कैसे जाएगा। तो इस पर भी एक रणनीति मसौदा तैयार किया गया था 1948 विद्युत सुधार अधिनियम के तहत। उस सुधार अधिनियम में ये कहा गया था कि जिन जगहों पर विद्युत दी जाएगी निःशुल्क, उसका भार जो है वो राज्य सरकार वहन करेगी। यानी अगर धार्मिक स्थल पे या फिर खेल के मैदान पर अगर विद्युत वितरण किया जाता है तो इसका जो बिल आएगा, उस बिल को राज्य सरकार अपने बजट से चुकाएगी। इसके अलावा आपको याद होगा कि एनडीए की जब गवर्नमेंट बनी थी, 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उसी दरमियान विद्युत का निजीकरण, यानी विद्युत विभाग का निजीकरण होना लगभग सुनिश्चित कर लिया गया था। विश्व बैंक ने, इस बात को अगर हम उठाएं तो विश्व बैंक ने एक अनुशंसा किया था कि भारत सरकार को तभी ऋण दिया जाएगा, तत्कालीन एनडीए गवर्नमेंट को तब उस हिसाब से तभी ऋण मिलेगा जबकि वो विद्युत या फिर अन्य जो व्यवस्थाएं हैं उनको सुनिश्चित और सुव्यवस्थित कर लेगी। लिहाजा एनडीए की 2003 अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार ने इसका मसौदा तैयार किया और मसौदा तैयार करने के साथ खेल शुरू हुआ विद्युत के निजीकरण का। हालांकि उस दरमियान सरकार काफी अल्प समय की थी और सरकार गिर गई, इस वजह से ये मसला लटका रह गया। और 1948 अटल बिहारी वाजपेयी के उस शासनकाल में जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो मसौदा तैयार किया था विद्युत सुधार अधिनियम 1948 का, उस अधिनियम को हटा दिया गया, उसको रद्द कर दिया गया। यानी सीधे तौर पर अगर हम देखें तो जनहित और जन सहभागिता को लेकर पूरे एनालिटिकल डेटा के साथ आपके साथ मौजूद है और पूरी खबर की तह तक हम आपको बताएंगे कि विद्युत निजीकरण के पीछे की साजिश क्या है और जो एनडीए की गवर्नमेंट है
तब चाहे 2003 की तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो या अब की नरेंद्र मोदी की सरकार, इस निजीकरण के पक्ष में क्यों दिखाई दे रही है। इसमें सबसे बड़ा जो मसौदा तैयार किया गया था इसमें सबसे बड़ा जो व्यवस्थाएं दी गई थी, उस व्यवस्थाओं में था कि जो बैंक है, विश्व बैंक जो है, वो ऋण तभी मुहैया कराएगा भारत को, यानी तमाम मसौदों में चाहे बाल विकास पुष्टाहार के लिए या फिर तमाम अन्य योजनाएं जो चलाई जाती हैं, संचालित होती हैं, उनके लिए, कुपोषित बच्चों के लिए, ये तमाम योजनाओं के लिए विश्व बैंक तभी पैसे देंगे जबकि विद्युत की सुचारू व्यवस्था हो जाएगी। घाटे का जो मसौदा है, जो बिजली विभाग जो घाटे में चल रहा है, वो मसौदा या वो खाई पाट दी जाएगी। अब मसला एक बड़ा है, किसान बिल पर रार चल रही है। किसान बिल को लेकर के सड़क से सदन तक हंगामा चल रहा है, हंगामा मचा हुआ है। अब ऐसे में अगर सरकार बिजली के निजीकरण का फैसला अगर करती है तो निश्चित तौर पर सड़कों पर आक्रोश दिखाई देगा। लेकिन राहत भरी खबर अभी भी मैं इस वजह से नहीं कह रहा हूं, और द यूपी खबर इस मसले को अभी भी राहत भरी इसलिए नहीं बता रहा है क्योंकि मसौदा तैयार है और वो संसद में देर सबेर आना ही है और उसको पास होना ही है। बिजली की भारी भरकम कीमत, डिस्कॉम्स की अव्यवस्था, इसके अलावा वितरण में जो भी सुविधाएं या फिर जो भी दिक्कतें आती हैं, उनको लेकर के जिस तरीके के मसौदे या फिर जिस तरीके की दिक्कतें होती हैं, उसको सुव्यवस्थित करने के लिए सरकार ने ये कठिन या कहें कि ये कड़ा घूंट पीने का फैसला लिया हुआ है। मसौदा तैयार है और ये मसौदा पटल पर जल्द ही रखा जाएगा। इसके साथ अगर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम की हम लोग बात करें तो पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के तहत तकरीबन 13.5 लाख से ज्यादा के कर्मचारी आते हैं जो कि अच्छी स्थिति में हैं या फिर यूं कहें कि वो अच्छे ओहदों पर हैं, और जनता को भी इसका लाभ मिलता है क्योंकि उनको सस्ते दरों पर बिजली की उपलब्धता हो जाती है। अब ऐसे में सरकार अगर इस मसौदे लाती है तो निश्चित तौर पर जनता के ऊपर भारी भरकम बोझ पड़ेगा और सबसे बड़ी मार इसकी पड़ेगी किसानों के ऊपर, क्योंकि किसान जो हैं वो सीधे तौर पर अपनी सिंचाई, अपनी व्यवस्थाओं, अपनी खेती, अपनी फसल की कटाई, निराई, इन तमाम चीजों के लिए बिजली पर आधारित होते हैं। और बिजली की कीमतें अगर बढ़ाई जाती हैं और इसके अलावा खाद्यान्न की कीमत अगर विश्व बाजार में या फिर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अगर वो गिरती हैं तो इसका सीधा सीधा खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ेगा, आम जनता को इसकी मार झेलनी पड़ेगी। कि जिस तरीके से सरकार तमाम हवाले या फिर तमाम दलीलें दे रही है कि निजीकरण के फैसले क्यों सही हैं, किसान बिल को लेकर के कहे या फिर यूं कहें कि बिजली के निजीकरण को लेकर के क्यों ये मसौदा सही बताया जा रहा है, तो इसके पीछे का रीजन यही है कि सरकार बिजली के घाटों से उबरना चाहती है और कोशिश इस बात की कर रही है कि इसको निजीकरण के हाथों में दे दिया जाए। निजी हाथों में देने के साथ साथ सरकार की एक बड़ी लायबिलिटी उसके पास से हट जाएगी और सरकार को इसका अच्छा मुनाफा मिलेगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर भी है कि जो जनता की गाढ़ी कमाई के जो टैक्स या फिर अन्य जो व्यवस्थाएं या फिर अन्य जो हम लोगों के ऊपर जो कर लगाए जाते हैं, वो कर अगर सरकार लेती है और उस कर को लेने के बावजूद भी अगर शिक्षा, बिजली, सड़क, पानी, ये तमाम ऐसी चीजें यानी बुनियादी सुविधाएं अगर मुहैया कराने में अक्षम होती है तो ऐसी सरकार का होना या ना होना कोई फर्क नहीं रखता। जनहित और जनता के मसौदों को लेकर के फिर आपके बीच में एक बार होगा हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार।